सत्यम अहं सुंदरम अहं श्रेष्ठतम निर्भोगतम अहं भोगतम सत्यम विष्णुतत्त्वम् कृष्णार्षि आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शरणम् अहं सत्यम अहं सुंदरम अहं श्रेष्ठतम दिलभोगतम अहं भोगतम सत्यम विष्णुतत्त्वम् कृष्णांशि आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शरणम् अहं सत्यम अहं सुंदरम अहं श्रेष्ठतम दिलभोगतम अहं भोगतम सत्यम विष्णुतत्त्वम् कृष्णांशि आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शरणम् अहं सत्यम अहं सुंदरम अहं श्रेष्ठतम दिलभोगतम अहं भोगतम सत्यम विष्णुतत्त्वम् कृष्णांशि आत्मा सत्यम सत्यम शिवम शरणम् प्रणाम सभी को। मैं डॉक्टर रिद्धि कंसल अग्रवाल हूँ, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट, और इसके अलावा टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है एजुकेशनल वो कंप्यूटर्स की फील्ड का रहा है। मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन किया, उसके बाद मैंने एमटेक किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक एमएनसी में काम किया कुछ टाइम तक। उसके बाद मैंने मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में एंटर किया और मैं एक वाइफ और एक मदर बनी। आफ्टर बिकमिंग अ मदर आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग हेल्थी, क्योंकि एक तो बढ़ती हुई एज के साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ नॉर्म इन आवर सोसाइटी। एंड सेकेंडली, आफ्टर मदर जो हेल्थ की रिकवरी होनी चाहिए थी वो नेचुरली मेरी नहीं हुई, which was very very disturbing for me and my whole family. This insisted me कि अभी और एजुकेशन बची है। इसने मुझे मोटिवेट किया, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ने, कि आई नीड टू लर्न मोर अबाउट लाइफ, मोर अबाउट हेल्थ एंड मोर अबाउट नेचर। और अगर हमें हेल्थ को समझना है तो नेचुरोपैथी इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज नेचुरोपैथी मदर ऑफ ऑल हेल्थ केयर पैथीज। कहते ही हैं जितना आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे उतना आपकी सेहत इम्प्रूव होगी, जितना आप साउंड ठीक नहीं है, तो जितना आप सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे उतना आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। जितने लोग थे उतने ही। अब आप इसको बंद कर दो प्लीज। आई एम नॉट एबल टू स्पीक। इसको भी बंद कर दो। जितने सोसाइटी में कंसेप्ट चले हुए थे हेल्थ को लेकर, जैसे कि आप अपनी डाइट को ठीक करें, या आप वॉक करें, या आप प्राणायाम करें,
those all were insufficient for me because I found myself in a very poor state of immunity. I found myself in a very pathetic state at confidence level. क्योंकि जब आप लगातार बीमार रहते हैं बहुत समय तक तो आपका कॉन्फिडेंस भी शैटर करने लगता है, आप मेंटली भी परेशान रहने लगते हैं, आपका मूड खराब रहने लगता है और इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी फैमिली पर होने लगता है. दिस वॉज हैपनिंग टू मी व्हेन आई वॉज ओनली 27 years old. जब मैं सिर्फ 26 years की थी तब से मैंने इन प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू किया. 4 years इट टुक मी कि मैंने सभी तरह की पैथीज जो अवेलेबल थी उनको ट्राई किया, एक्सेप्ट नेचुरोपैथी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली कम थी. जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नाउ आई नीड अ प्रॉपर लर्निंग टू मेंटेन माई सेल्फ एंड टू मेंटेन हेल्थ ऑफ माई चिल्ड्रन, which was my first responsibility at that time, then I shifted to naturopathy and I started learning more about my breath, जिसको हम श्वासपैथी के नाम से जानते हैं. This is a pathy, श्वासपैथी, जिसमें अपनी ही सांस को अपने लिए मेडिसिन बनाया जाता है. This is a form of advanced naturopathy, क्योंकि नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया है. You got a physical body from nature, you got basic elements, molecules, you got this fresh air, we got fresh water. अब हम इनको यूज करके कैसे अपनी हेल्थ को नॉर्मल करें, कैसे अपने आप को फिट रखें. एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो कैसे हेल्दी रह पाते हैं, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ क्यों डिस्टर्ब होती है, ये सारे क्वेश्चंस मुझे परेशान कर रहे थे. और इनका जो मैंने फाइनल सॉल्यूशन मुझे मिला वो मिला एडवांस नेचुरोपैथी में. एडवांस नेचुरोपैथी मीन्स अपनी ही सांस को अपने लिए मेडिसिन बनाना सीखना. और इसी को जब मैंने डिटेल में एक्सप्लोर किया, नेचुरोपैथी का फॉर्मल कोर्स किया, मैं अब एक नेचुरोपैथ हूँ. मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स चंडीगढ़ से कंप्लीट किया, 3 years कोर्स, और अब मैं एक क्लिनिक रन करती हूँ मैरियर नेचुरोपैथी क्लिनिक के नाम से. मैं गाइड करती हूँ और फीमेल्स को कि कैसे नेचुरोपैथी को हम और यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में. और अब एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथी डेवलपर्स टीम एंड की मैं एक मेंबर हूँ, जिसमें हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के जिनको अभी तक हम इनक्योरेबल मानते हैं, जैसे कि डायबिटीज या फिर फीमेल गाइनी प्रॉब्लम्स या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिनको हम एक नॉर्म मानते हैं कि ये तो होगा ही. एजिंग प्रॉब्लम्स, आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपकी स्ट्रेंथ तो कम होगी ही, आपके फेस पे तो रिंकल्स आएंगे ही, आपकी बॉडी का ग्लो तो कम होगा ही, आप मेंटली तो परेशान होंगे ही, आप थकना तो शुरू हो ही जाएंगे, फटीग तो आपकी लाइफ में रहेगा ही. नो, दीज ऑल आर डिजीजेस एंड वी कैन फाइंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस if we try to explore naturopathy. This is the motto of Team N and I am also a part of Team N. एंड की तरफ से ही आज एक Q&A सेशन कंडक्ट किया गया है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जिसमें हमारे साथ होंगे एंकर कोच प्रोफेसर अग्रवाल. अश्विनी जी के नाम से हम इन्हें प्रॉपुलरली जानते हैं. ये ऑलरेडी एक जाना माना नाम है हेल्थ रिकवरी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के एरिया में. प्रोफेसर अग्रवाल जो कि IISc बेंगलोर से इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर हैं, उन्होंने एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में काम किया, रिजेक्शन कंट्रोल के एक्सपर्ट रहे और एम्स न्यू दिल्ली में ऑपरेशन थिएटर्स के लिए मशीनरी जब उन्होंने डिजाइन की, जब इक्विपमेंट्स डिजाइनिंग का उन्होंने काम किया एम्स दिल्ली के लिए, देन ही रियलाइज कि अभी हम कितना काम कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में. एंड ही डेवलप्ड सो मेनी टेक्नोलॉजीज, ही डेवलप्ड सो मेनी थेरेपीज, जिनसे सोसाइटी में होलिस्टिक हेल्थ का कंसेप्ट आ पाया. हम उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म दे पाए, जो अभी तक हमारे लिए एक इमेजिनेशन था, जैसे कि एकल औषधि, जैसे कि संपूर्ण स्वास्थ्य, जैसे कि परिवार का स्वास्थ्य, which was only a dream of everybody. Now this dream has been realized thanks to Professor Ashwini Agarwal ji.
तो अब हम उनसे टेलीकॉल के माध्यम से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ बेसिक जानते हैं 5 तत्वों और 3 दोषों के बारे में। 5 तत्व क्या हैं, 3 दोष क्या हैं, हमें इनसे क्या मिल सकता है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम प्रोफेसर अग्रवाल से जानेंगे। कॉल के माध्यम से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर जी प्रणाम। मैं डॉक्टर निधि कंसल बोल रही हूँ टीम एंड की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टॉक शो में। प्रोफेसर अग्रवाल जी, नेचुरोपैथी गिव्स सॉल्यूशन टू ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस एज वी नो, बट स्टिल अभी इतना कंफ्यूजन या इतनी डिस्टर्बेंसेस जो सोसाइटी में हैं, और अभी जो पिछले 1.5-2 सालों से हम डिस्टर्बेंसेस देख रहे हैं, तो इन सभी के कंटेक्स्ट में मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ नेचुरोपैथ माई सेल्फ, कि वी नीड अ लॉट मोर एक्सप्लोरेशन ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ। तो आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि आप अभी तक क्या कुछ समझ पाए हैं इस एरिया में, अपने एक्सपर्टीज को जो आपने यूज किया है सोशल बेनिफिट के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। ये ऐसा है कि नेचुरोपैथी जैसे कि नाम ही बताता है कि वी आर टॉकिंग ऑफ दी कंटेंट गिवन बाय नेचर। तो नेचर में, प्रकृति ने हमें क्या दिया है और उसका उपयोग। लेकिन मुझे लगा कि जब मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि जब नेचुरोपैथी, नेचर और नेचुरोपैथी दोनों का फर्क क्या है। एक्चुअली तो होना चाहिए कि नेचुरोपैथी का मतलब तो होना चाहिए कि वो रास्ता जिससे हम नेचर की दी कंटेंट्स को यूज कर सके। लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैची लगने से गड़बड़ क्या हो रही है। हमने नेचर के हर चीज तो नेचर की दी हुई है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं दुनिया में जो नेचर ने ना दी हो। फर्क क्या है, समझने का फर्क क्या है कि हम लोगों ने इतना शब्द होते हैं जो आयुर्वेद की बात करते हैं, नेचुरोपैथी की बात करते हैं, तो आयुर्वेद की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो नेचुरोपैथी का एक पार्ट है। छोटा सा पार्ट कहूंगा मैं, पर उसको मेन बना दिया गया, उसको प्राइम बन गया और नेचुरोपैथी पीछे रह गई। तो फिर नेचुरोपैथी ने आयुर्वेद को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वो उस सिलसिले में सारा का सारा सिस्टम ऐसा हो गया कि ये पता नहीं लग रहा कि नेचुरोपैथी का एक्चुअली मतलब क्या है। अगर देखा जाए तो नेचुरोपैथी इज सपोज टू बी द मदर ऑफ ऑल पैथी। मतलब कोई भी पैथी, कोई भी चीज, कोई भी विचार, कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नेचर ने ना दिए। बिना नेचर के तो कुछ बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर आप इस बात को समझे तो नेचुरली नेचुरोपैथी हैज टू बी ऑफ ऑल existing everything, even the type of bodies existing in the world। वो कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों का मतलब है कि वो सारी की सारी नेचर की दी हुई है। तो हम लोगों ने इस चीज को समझ करके, मतलब जब हमें ये चीज के बारे में थोड़ा सा समझ में आने लगा, तो हमें समझ में आया कि नेचुरोपैथी शब्द को अगर हम ना पकड़ें और नेचर को पकड़े, पहले हम नेचर की बात करें और फिर हम आयुर्वेद की बात करें, उसके बाद अगर नेचुरोपैथी की बात करेंगे तो हमें चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। और मेरे ख्याल से जितने भी कंफ्यूजन आज की तारीख में हेल्थ केयर को लेकर के हैं, वो सारे के सारे कंफ्यूजन मात्र 5 मिनट में दूर हो सकते हैं अगर हम ये रास्ता पकड़ें कि पहले हम प्रकृति को समझें, फिर हम आयुर्वेद को समझें और फिर हम नेचुरोपैथी को समझें। जी। तो अश्विनी जी, प्रकृति, मदर नेचर जिसे हम कहते हैं,
इसमें तो सब कुछ आता है, सब कुछ समा जाता है नेचर वर्ड में। जबकि नेचुरोपैथी, जितना मैं समझती हूँ, बीइंग अ नेचुरोपैथ माई सेल्फ, नेचुरोपैथी इज अ सिस्टम कि हम नेचर से कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर अपने आप को हील करें। सिमिलरली आयुर्वेद है जिसमें हम 3 दोष देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 5 तत्व क्या हैं और 5 तत्वों का मतलब क्या है, क्योंकि कहते हैं कि 5 तत्वों से सब कुछ बना है, नेचर में सब कुछ 5 तत्वों से बना है। ये हम बहुत कॉमनली सुनते हैं। 5 तत्वों का मतलब क्या है? यहाँ पर एक्चुअली यही एक रीजन रहा कि एक 2 शब्द, अब मैं आयुर्वेद की बात करूंगा तो आयुर्वेद में 2 शब्द यूज होते हैं, एक पंचभूत और एक पंच महाभूत। तो इन 2 चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचभूत और पंच महाभूत। पंचभूत जो है वो तो हम लोग यूज करते हैं और पंच महाभूत जो है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है कि उनका इस्तेमाल संभव नहीं है। और उनको ही यूज करके, उन 5 महाभूतों को यूज करके पंचभूत बनाए गए हैं। उन पंचभूतों का इस्तेमाल किया जाता है प्रकृति में, प्रकृति के देना वो, जिनको हम 5 तत्व कहते हैं, वो एक्चुअली पंचभूत से बनी हुई चीजें हैं। ये पंच महाभूत और पंचभूत। कंफ्यूजन क्या हुआ है कि जो दोनों के नाम है ना, वो नाम सेम रख लिए। यानी हमने पंचभूत और पंच महाभूत की जो बात करते हैं, हमने अग्नि की बात करी तो अग्नि की पंच महाभूत में कहा और अग्नि ही पंचभूत में कहना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल गया। जब पंच महाभूत की जो आप 5 तत्वों की बात कर रहे हो, जो जनरली कहा जाता है, तो वो पंच महाभूत की बात की जाती है, यानी आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। और ये 5 तत्व जो है, इनको 5 तत्व कहा जाता है। लेकिन हम जो यूज करते हैं वो है पंचभूत। यानी जैसे आकाश है तो आकाश का जो पंचभूत वो होगा जो आप ऊपर देखते हैं, जिसको स्काई कहा जाता है, आसमान कहा जाता है जी। तो यानी विजिबल। तो आकाश तत्व जो है उसको हम उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं आसमान को। ऐसे ही पृथ्वी तत्व जो है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन पृथ्वी जो हमें दिखाई देती है, जमीन, भूमि, वो है, उसको हम यूज करते हैं। मिट्टी को इसको कह सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी। और फिर तीसरा है जैसे जल। तो जल जब तत्व की बात करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता, तो उसको यूज नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी जो है पंचभूत आता है, और पंच महाभूत की जब बात करते हैं तो उसको जल कहा जाता है। फिर ऐसे ही अग्नि जो है वो दिखाई नहीं देती है, वो होती नहीं है, एक्चुअली पता नहीं है, सुप्त, उसको कह दिया गया सुप्त अवस्था में होती है, लेकिन प्रकाश दिखाई देता है। तो प्रकाश अग्नि के कारण दिखाई देता है, इसलिए प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, अग्नि तत्व का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये जो पंच महाभूत हैं, आप कह रहे हैं कि जिनको हम यूज नहीं कर सकते। हाँ जी। और पंचभूत होते हैं जिनको हम यूज कर पाते हैं, जैसे कि मिट्टी है, पानी नेचर ने हमें एक्चुअली ये फर्क यहाँ पर ये समझना है कि नेचर जो बनी है वो पंच महाभूत से बनी है, और नेचर ने जो हमें दिया है वो पंचभूत है। अच्छा, अगर हम प्रकृति को समझते हैं तो पंच महाभूत है प्रकृति। क्या मैं ठीक हूँ? प्रकृति जो बनी है, नहीं, प्रकृति जो बनी है वो पंच महाभूत से बनी है। ओके। और जो प्रकृति ने हमें यूज करने के लिए दिया है वो पंचभूत से बना है। जितना भी कुछ हमें दिख रहा है, जो हमें हमारे पास यूज करने के लिए है, जैसे ये हवा जिससे हम सांस लेते हैं, ये पंचभूत है। हाँ, पंचभूत है ये, क्योंकि ये प्रकृति ने दिया। देखो, आप साइकिल को समझो कि जैसे अगर हम उसकी बात करते हैं, प्रजनन की बात करते हैं या बच्चा होने की बात करते हैं, तो पुरुष देता है और उसके बाद स्त्री उसको पालती है।
जी। तो पुरुष जो वो देता है अपना सीमेन या वीर्य जो भी कहें उसको, तो वो समझो कि वो पंच महाभूत का बना हुआ है। अच्छा, जो भी पुरुष ने दिया स्त्री को वो पंच महाभूत से बनता है। हाँ, और उसके बाद पंचभूत में कन्वर्ट होता है वो जब स्त्री के पास चला जाता है। स्त्री के पास जाता है तब वो पंचभूत में कन्वर्ट हुआ। हाँ, और तब इसलिए स्त्री को प्रकृति कहा गया है। अच्छा। और पुरुष को कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि वो कंफ्यूजन में सारा का सारा फिर वो चलता चला गया। वो कहते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। तो इस डिस्कशन के अंदर मुर्गे के बिना ना मुर्गी रह सकता, मुर्गी का होना बेकार है, और अंडा आ ही नहीं सकता। तो पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया में डेफिनेट है कि पहले मुर्गी आई और उससे पहले मुर्गा आया। और मुर्गे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम थोड़ा सा सनातन प्रक्रिया को समझें तो उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने पहले मानस पुत्र बनाए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पंच जो पहला मानस पुत्र बना, यानी पुरुष के अंदर इतनी कैपेबिलिटी दी गई है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है बिना किसी और चीज के, बिना किसी और चीजों के उपयोग के। यानी स्त्री में तब थी ही नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, ये भी बात गलत है। मैं कहूंगा कि स्त्री नहीं थी, स्त्री थी, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं मालूम थी। क्योंकि ब्रह्मा जी को जब दिखाया जाता है ना, आप देखो उसको अगर थोड़ा सा भी समझे तो ब्रह्मा जी को दिखाया जाता है कमल के ऊपर बैठे हैं और चारों तरफ पानी है, समुद्र है। तो उनको पता ही नहीं है कि और दुनिया में कुछ है भी कि नहीं है, और पानी के अंदर भी कुछ है ये भी नहीं मालूम है उनको। क्योंकि जब पानी में उन्होंने, जब उनको लगा कि मैं अकेला हूँ और मुझे एक और बंदा चाहिए साथ में बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए या कुछ भी इंटरेक्शन करने के लिए, तो मैं क्या करूं, तो उन्होंने अपने खड़े होकर के जब इधर उधर देखने की कोशिश की तो उनको अपनी प्रतिबिंब, अपनी परछाई दिखाई दी पानी के अंदर, जल के अंदर। तो पानी के अंदर जब परछाई दिखाई दी तो उनको समझ में आ गया कि ओहो, मैं तो अपनी कॉपी बना लेता हूँ। तो उन्होंने अपनी कॉपी बनाई, तो उसको मानस पुत्र कहा जाता है और उनका नाम दिया गया था नारद। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुर्गा, अगर जब हमने जो मुर्गी और अंडे के सवाल में उलझ गए और मुर्गे को भूल गए, तो मुर्गे के अंदर तो सारी कैपेबिलिटी है, उसको तो ना मुर्गी की जरूरत है ना अंडे की जरूरत है। वो तो अपने मुर्गे तो अपने जैसे मर्जी जब मर्जी बना सकता है। तो इस बात को अगर हम समझें तो पंचभूत और पंच महाभूत समझने में बहुत आसानी हो। इसका मतलब पंच महाभूत से तो बनी है प्रकृति। हाँ। और उसके बाद बने, प्रकृति ने हमें दिए पंचभूत, जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे हम नेचुरोपैथी में यूज करते हैं, मिट्टी है, पानी है, ये है पंचभूत। तो आयुर्वेद में 3 दोष देखते हैं, जितना मेरी 3 दोष की बात की जाती है, नहीं देखते नहीं है। यहाँ पर ना थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर भी है, वो 3 दोष देखते नहीं है। 3 दोष की बात क्या है, तो आप अगर देखो तो पंचभूत को अगर समझो तो उन पंचभूत का इस्तेमाल सिर्फ नेचुरोपैथी में होता है, आयुर्वेद में नहीं होता है जी। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है जो पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो जड़ी बूटी तो पंचभूत में आती नहीं है। हाँ ठीक है। तो ये दोष है, इनको दोष कहा जाता है। ये दोष के कारण उत्पन्न हुई है। ये इसमें इतनी वैरायटी, इतनी वेरिएशन इसलिए है क्योंकि ये दोष है। प्रकृति में कुछ दोष हुआ, उसकी वजह से जैसे पानी में कुछ दोष हुआ तो वो काई बन गया, काई बना तो वो पृथ्वी भूमि बन गई, जमीन बन गई। जब वो जम गई तो वो पृथ्वी मिट्टी बनती चली गई। तो ये दोष है। आयुर्वेद दोष की बात इसलिए करता है क्योंकि पंचभूत की जो बात है वो नेचुरोपैथी का सब्जेक्ट है, आयुर्वेद का सब्जेक्ट नहीं है। आयुर्वेद इसीलिए दोषों की बात करते हैं क्योंकि वो जड़ी बूटियों पर बेस्ड हैं, जो कि एक दोष उत्पन्न होने से हुई हैं।
उत्पन्न हो। हाँ, और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर मोटी बात जो समझने वाली बात ये है कि आयुर्वेद उसका नाम दे दिया गया, पर वो धन्वंतरी ज्ञान है। हाँ, आप धन्वंतरी इस जी बात को को ही भी समझे, आयुर्वेद के ये प्रवर्तक सब माना जाता है इसी रूप है में। जी? धन्वंतरी जी को ही आयुर्वेद का प्रवर्तक, उनका भगवान माना जाता है आयुर्वेद के रूप में। हाँ, इसी हाँ, रूप में उन्हें वो पूजा जाता है। इसलिए यही बात मैं बताना चाह रहा था कि आप इस बात को समझे कि जब हम वेद की बात करते हैं तो हम और पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद तो बहुत बाद का है। आयुर्वेद तो धन्वंतरी जब समुद्र मंथन हुआ तब आया था आयुर्वेद। हाँ जी। जब धन्वंतरी आए उससे पहले तो आयुर्वेद था ही नहीं। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद धन्वंतरी ज्ञान है। बिल्कुल ठीक बात है, आयुर्वेद धन्वंतरी ज्ञान है और वेद उससे पहले से है, प्रकृति उससे वेद इससे तो बहुत पहले किया है, वेद तो उससे बहुत पहले किया है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बात समझने वाली बात है कि वेद का शब्द का मतलब क्या है वो समझो। वेद का शब्द का मतलब है विवेचनात्मक दर्शन, यानी वो फिलॉसफी जिसकी विवेचना की जा सके, यानी जो डिस्कस करके और परिणाम दे सके। यानी VED, वेरीफाई, एम्प्लॉय, इफ यू गेट एंजॉयमेंट देन डू इट डेली। VED, वेरीफाई, एम्प्लॉय एंड एंजॉय डेली बेसिस। वेद का मतलब ही यही है। तो वो ज्ञान जिसके ऊपर आप चर्चा करके उसका विज्ञान बनाओ। अबे विज्ञान शब्द में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। लोग सोचते हैं कि विज्ञान और प्रकृति में तो बहुत फर्क है। वो इसलिए कहा गया क्योंकि आयुर्वेद जो है दोष के उसके हिसाब से बना है, और विज्ञान जो है उन दोषों की स्टडी करके और उसका इलाज करने को विज्ञान कहा जाता है। तो वेद ही विज्ञान है, एक्चुअली वेद विज्ञान है और वो पूर्ण प्राकृतिक है और आर्टिफिशियल नाम की कोई चीज होती नहीं है। पर कंफ्यूजन इतना ज्यादा फैला हुआ है तो इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल की बात करने लग गए हैं, जबकि आर्टिफिशियल नाम की कोई चीज होती नहीं है। और हम लोग यूज ही जो कर रहे हैं वो पंच महाभूत का भी यूज नहीं कर रहे, पंचभूत का भी यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो उनके दोषों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी प्रैक्टिस जितनी भी है बनी हुई, सारी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं, एक नेचुरोपैथी को छोड़ करके। लेकिन नेचुरोपैथी ने क्योंकि आयुर्वेद को फॉलो करना शुरू कर दिया तो वो फिजियोथेरेपी के उसमें घुस गई, जबकि नेचुरोपैथी हर तरह की बीमारी का कोई तरह बीमारी आने दे ही नहीं सकती। प्रकृति कोई बीमारी नहीं आने देती। ये दो बीमारी दोष ही तो है और है ही क्या। तो 3 दोष आपने बताए, 5 तत्व आपने बताए, पंचभूत और पंच महाभूत का फर्क आपने बताया। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हम सबके सामने खड़ा है कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कैसे इन पंचभूत को यूज करें, क्योंकि जितना अभी तक इन्फॉर्मेशन है, इवन नेचुरोपैथी में भी जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो काफी नहीं है, वो पूरी नहीं पड़ती। उसका कारण है ना जी, तो उनका कारण है कि वो पंचभूत यूज ना करके उन्होंने डिवाइसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डिवाइसेस? वो हाँ, डिवाइसेस जैसे गर्म करने लगा दिया और वो कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो मतलब पानी गर्म करके और उसको लगाना शुरू कर दिया। ओके। तो वो एनर्जी का यूज नहीं हुआ। देखिए, जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में इस्तेमाल करने के लिए पंचभूत के अलावा, पंच महाभूत के अलावा एक और चीज भी है, वो भी एक किस्म से दोष ही कह सकते हैं, पर वो जनरेट करनी पड़ती है। उसके ऑटोमेटिक सिस्टम भी है जनरेशन के, उसको कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। अच्छा, कुछ तो हमारे पास पंचभूत हैं, जैसे पानी है, धूप है। धूप भी पंचभूत है? हाँ, प्रकाश है, अग्नि का वो है ना, प्रकाश। ओके। और मिट्टी है, और एक आप कह रहे हैं ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या आपने क्या बोला, ऊर्जा किसको कहते हैं? एक और कंपोनेंट है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप इसका समझे कि पंच जो भूत है वो एज इट इज तो यूज हो नहीं सकते जी।
उनके कॉम्बिनेशन बना करके और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। वो दोष इसीलिए आते हैं, दोष इसीलिए पहले दोष तो आए कि पंच महाभूत से जब पंचभूत बने तो कुछ दोष उसके अंदर आ गए, ठीक है। और फिर पंचभूत का इस्तेमाल करके हमने जो प्रोडक्ट बनाया तो उसमें और दोष आ गए। अच्छा, हम जितना मिक्सिंग करते जाएंगे उतना दोष आता जाएगा नेचुरली, क्योंकि हमें मिक्सिंग करने का जो जो पंच महाभूत से पंचभूत बने थे वो मिक्सिंग तो की थी जिसने उसके बारे में बात ही नहीं करते। वही मुर्गे वाली बात कि मुर्गा तो हमने गायब कर दिया। वो जो महाविष्णु है जिन्होंने ये काम किया था वो महाविष्णु है और उनके कुछ रूप है, 64 रूप कहे जाते हैं उनके। उन्होंने ये पंच महाभूत से पंचभूत बनाए थे और फिर पंचभूत का यूज करके प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो चीजें सिखाने के लिए 64 रूप में बैठे थे और उनकी बात ही नहीं करते, क्योंकि मुर्गे की बात हम करना नहीं चाहते। जब तक हम मुर्गे की बात नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में आएगा नहीं। अगर हम अपनी सेहत को, अपनी जिंदगी को, मानव जन्म को सफल करना चाहते हैं तो हमें मुर्गे को समझना ही पड़ेगा, मुर्गे को मानना ही पड़ेगा। समझना क्या है, हम नॉर्मली समस्या ये हो गई है कि जो चीज हमें साइंस और विज्ञान में बहुत फर्क है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस कहता है जो चीज हम देख नहीं सकते तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्या मतलब हुआ? अरे मन जो है वो हम देख तो सकते हैं, अंदर लीवर है, मान लो हमारे पेट के अंदर लीवर लगा हुआ है जो आजकल हम जानते हैं, जिसको हम देख तो सकते नहीं उसको जब तक हम काटेंगे नहीं, और अगर हमने काट दिया तो पता नहीं क्या कुछ कट गया। तो दोस्त को हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये चीजें समझने वाली बात है कि हम पहले ये समझें कि हाँ 5 तत्वों का ही मतलब अगर समझ लें हम कि 5 जो तत्व जो कहे जाते हैं जिनको जो जनरली प्रचलित है वो एक्चुअली 5 तत्व है। 5 तरह के शरीर, यानी जो जीवित प्राणी होता है उसमें 5 शरीर होते हैं, क्योंकि वो जीवित तभी रहता है, तभी उसको जीवित कहते हैं जब उसके अंदर ये 5 चीजें एक्टिव होती हैं। 5 शरीर होते हैं, एक भौतिक शरीर जो दिखाई देता है, एक मानसिक शरीर जो सोचता है और डिसीजन लेता है, और फिर एक वो शरीर जो ऊर्जा को पैदा करता है, जनरेटर, वो भी तो शरीर है। फिर हमें क्या करना है उसका ज्ञान, वो भी एक शरीर है, और उसको जो ऊर्जा जनरेट हो रही है और जो ऊर्जा काम करेगी, एक्शन लेगी, जो जगह जो कंपोनेंट एक्शन लेगा उस तक उस ऊर्जा को पहुंचाने के लिए जो वो भी एक शरीर है। नेटवर्क ऑफ टनल्स कहते हैं उसको, या नेटवर्क ऑफ आप नब्जों का, नाड़ियों का वो कह सकते हैं जाल, या फिर आप उसको नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। तो ये सब कुछ वो भी एक शरीर है, वो भी बहुत जरूरी है। तो ये 5 चीजें जो है 5 शरीर कहे गए हैं। जीवित प्राणी में ये 5 शरीर होते हैं, और मृत प्राणी में क्या फर्क है? तो मृत प्राणी जो है मानसिक और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, मानसिक शक्ति उसकी समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये मानसिक शरीर को, भौतिक शरीर को छोड़ देता है, उन 4 शरीर को छोड़ देता है तो प्राणी मृत कहलाता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को हेल्थ की बात करते हैं, उस रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 5 तत्वों की बात करी जाती है वो 5 तत्व जो कहे जाते हैं वो पंच क्या है? पंच शरीर है। नहीं, उसमें भी कंफ्यूजन फिर से आ सकता है कि वो पंच महाभूत नहीं है, वो पंच शरीर है। ओहो, तो ये 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एक पंच महाभूत जिनसे प्रकृति बनी है, एक पंचभूत जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, और एक जो हम कहते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना है, वो 5 लेयर्स हैं जो हमारे शरीर जिनसे बनता है, जिसमें से आप जो कह रहे हैं कि मेंटल लेयर अगर छोड़ जाती है या डेड हो जाती है तो लोगों को जिसमें जो एक कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा फैला हुआ, आत्मा एक शब्द होता है, आत्मा। तो हाँ, जब हमारी बात हुई कि 5 तत्वों से शरीर बना है तो मैंने कहा जीवित और मृत में क्या फर्क है? तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है। मैंने कहा आत्मा तो तत्व है नहीं। तो आत्मा जिसको कहा गया वो एक्चुअली मानसिक शरीर है। अच्छा।
अच्छा, हाँ जी, आत्मा मानसिक शरीर है। हाँ मानसिक शरीर है। आत्मा निकल गई मतलब आपकी सोचने समझने और डिसीजन लेने की सारी कैपेबिलिटीज चली गई, अच्छा, आपकी बुद्धि बंद हो गई। सब कुछ बंद हो गया ना, बुद्धि बंद हो गई, मन खत्म हो गया और आपकी जो एनर्जी ट्रांसफर का जो सिस्टम था वो जो चाहिए था उसको, मानसिक शरीर ही तो एनर्जी को कंट्रोल करता है ना। अच्छा, मानसिक शरीर तो में सारे कई कंट्रोल खत्म हो कंपोनेंट्स। गए। एक मानसिक शरीर इज अ सिस्टम जिसमें कई कंपोनेंट्स हैं। हाँ, और ये सारे सिस्टम है, अभी भौतिक शरीर है उसमें कई कंपोनेंट है, आपकी 5 सेंसेस है, तो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर हैं, सारे के सारे तो सारे सिस्टम ही है ना ये। अच्छा, these are तो 5 भौतिक शरीर के भी, भौतिक शरीर के अपने सिस्टम है, मानसिक शरीर के अपने सिस्टम है, और जो ज्ञान शरीर के या स्पिरिचुअल बॉडी के अपने सिस्टम है, और जनरेशन के अपने सिस्टम है, और ट्रांसफर के अपने सिस्टम है। तो ये जब सब मानसिक शरीर जब चला जाता है, शरीर को छोड़ के ये सिस्टम बंद हो जाता है तो शरीर डेड हो जाता है। नहीं, बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है, छोड़ के चला जाता है, निकल जाता है। अच्छा, ये शरीर में से निकल जाता है। हाँ, बाकी शरीर सारा कुछ वैसा का वैसा रहता है, हाँ। सिर्फ ये सिस्टम शरीर से निकल जाता है। निकल जाता है। ओके। अच्छा, आयुर्वेद में और इस शरीर को ये समझना है तो बहुत आसान है समझना इसका, कि ये निकलने का मतलब है जो आपकी हार्ट बीट है ना, वो हार्ट बीट इसी की वजह से चल रही है। अच्छा, मानसिक शरीर वाला जो सिस्टम है, मेंटल बॉडी का सिस्टम है, उसी से हार्ट बीट चल रही है। तो जब ये सिस्टम निकल गया तो हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, जिसको हम Exactly. जब आप अगर मेडिटेशन को, अगर आप यहाँ पर मेडिटेशन को समझे, हाँ। जो उच्च कोटि का मेडिटेशन होता है, जब मतलब आपने बहुत ऊपर लेवल प्राप्त कर लेता है, जो शंकराचार्य जी ने किया था, हाँ। तो उनकी हार्ट बीट बंद हो जाती थी और वो शरीर छोड़ करके चले जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। वो वापस आ जाते थे। जी, मैंने सुना। तो मेडिटेशन का यही एक, मेडिटेशन का जो आखिरी लेवल है वो यही है कि आप अपना शरीर छोड़, मानसिक शरीर को कहीं भी ले जा सकते हो और वापस ला सकते हो। आप वापस भी आ सकते हैं। नॉर्मल लोगों का वापस नहीं आ पाता है, तो दे आर ऑलवेज डेड। एक बार डेड हुए तो वो डेड हो गए। Exactly. अब ये आयुर्वेद के 3 दोषों के बारे में जानना हमारे व्यूअर्स चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हम 3 दोष, वात पित्त कफ ऐसे नाम सुनते हैं, तो ये क्या है? 3 दोषों का क्या मतलब है? इनको देखने का क्या मतलब है? इसको समझना बहुत आसान है, बहुत सरल है। कि आप देखो, जब दोष होते हैं पृथ्वी पर, नेचर में समझो कि जब धन्वंतरी आए थे तो अपने साथ क्या लेकर के आए थे? आयुर्वेद का ज्ञान। हाँ, तो उस ज्ञान में क्या था? वो पहचान थी कि भैया ये जड़ी बूटी है, तो ये इस दोष के कारण ये जड़ी बूटी उत्पन्न हुई है, इस जड़ी बूटी को और उपयोग करोगे तो ये दोष ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। बस, तो ये 3 दोष समझ लो कि जो जड़ी बूटियां हैं वो किस इलाके में होती है। इसीलिए आयुर्वेद में स्थान का बहुत महत्व है कि किस जगह पर कौन सी बूटी हुई है और किस तरह के लोगों को सूट करेगी। बिल्कुल। तो ये इसी वजह से है कि उस जगह पर वो दोष ज्यादा होता है। तो 3 दोष है, वात पित्त कफ। कफ जो है वो दोष है जो दिखाई देता है। ओके, ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी है जैसे वो कफ दोष से बनी है, मिट्टी जो है वो कफ दोष से बनी है। अच्छा, मिट्टी कब समझे? हाँ। हाँ, और ऐसे ही वात दोष जो है, जो मतलब वायु के जब हवा तेज चलती है तो बीज इधर उधर जाके पड़ जाते हैं और वहां पर उग जाते हैं, तो वो स्थान बदल गया उनका, तो उसमें दोष आ गया। अच्छा, तो अच्छा, जो जहाँ के लिए मेंट था, जिस पर्पस के लिए, वो वहाँ पे नहीं उगा, कहीं और उग गया। तो एक्चुअली क्योंकि वहां की मिट्टी का दोष कुछ हो रहा है, वहां की मिट्टी का दोष कुछ हो रहा है। करेक्टरिस्टिक्स, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उनको दोष कह रहे हैं। एग्जैक्टली, अंग्रेजी में कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं उसको। ओके। और ये 3 दोष हो गए। बात आपने बताया। तीसरा पित्त हो गया, तीसरा पित्त दोष हो गया ना, वात पित्त कफ। हाँ। तो कफ तो भूमि का दोष हो गया, पृथ्वी का और मिट्टी का, वात और वात जो है वायु के कारण दोष हो गया, वायु के कारण। और पित्त जो है वो, जो हम ये पेड़ लगाते हैं
आप ये सोचो कि पेड़ लगाने का अभियान इतना बड़ा चल रहा है और उसका नुकसान कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। घास जो है हमारे यहाँ पे ना पूजा में घास का इस्तेमाल होता है। जी। घास का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि वो एक ऐसी प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है जो धन्वंतरी का बताया हुआ, जिसमें दोष दूर करने की पूरी कैपेबिलिटी है, पृथ्वी के और वायु के दोष दूर करने की। अच्छा, घास में पूरी कैपेबिलिटी है पृथ्वी के और वायु के दोष दूर करने की। हाँ, वो घास जो दूब कहते हैं जिसको, देसी घास जिसे हम बोलते हैं। हाँ, देसी घास। ओके। और पित्त उसको दोष, वो लगा, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो वो घास उस एरिया में नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो सूर्य जो पृथ्वी को पालता है, पोषता है, एनर्जी देता है, वो एनर्जी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। उसको पेड़ के पत्ते जो है वो नष्ट कर देते हैं। हाँ, पेड़ सारा न्यूट्रिएंट्स जो धरती से है वो ले लेते हैं, तो घास नहीं उग पाती। तो पेड़ अगर देखा जाए तो पेड़ तो नुकसान करते हैं धरती का, मेनली धरती का। जो पोल्यूशन हो रहा है इतना, तो उसके लिए सूर्य की रोशनी ना पहुंच पाना ही एक मेजर कारण है। सूर्य की रोशनी जो है वो पित्त तत्व को, पित्त दोष को दूर करती है। अच्छा, सूर्य की रोशनी पित्त दोष को दूर करती है। पित्त दोष उत्पन्न होने का भी कारण आप कह रहे हैं कि पेड़ ज्यादा लगाना है। अग्नि पहुंची नहीं ना। पित्त दोष, पित्त का मतलब अग्नि। यस। तो अग्नि पहुंची नहीं ना। अग्नि तो सूर्य दे रहा है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी तो सूर्य है ना। पर पेड़ तो नेचुरली उगते हैं, ये तो प्रकृति ने दिए हैं। जंगल तो नेचुरल, हाँ, फर्क क्या है कि हमने पेड़ वहां भी लगा दिए जहाँ पर नहीं थे, और जहाँ पर जो पेड़ थे वो हटा करके दूसरे लगा दिए। तो प्रकृति ने जो पेड़ लगाए हैं वो जगह देख करके लगाए हैं, जगह के हिसाब से लगाए हैं। बिल्कुल। तो वो वहां पर इसीलिए जड़ी बूटियों का जो उपयोग है आयुर्वेद में, वो जड़ी बूटियों का इसलिए उपयोग बेटर है माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि जड़ी बूटियां जो है जगह के हिसाब से होती है। वो पेड़ भी जड़ी बूटी है। जो पेड़ प्रकृति ने लगाए हैं वो जड़ी बूटी के ही पेड़ है। फिर हमने उनको कॉम्बिनेशन बना करके, वो जैसे कहते हैं ना, प्लास्टिक एक आर्टिफिशियल मटेरियल है। हाँ। अगर सुना जाए तो कहा जाता है कि प्लास्टिक एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, या पेट्रोल जो है वो एक आर्टिफिशियल मटेरियल है। उसको प्रकृति नहीं मानते लोग। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमें प्रकृति के बिना तो कुछ है ही नहीं। ये बात ही हम समझना नहीं चाहते हैं। हाँ। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये, अगर हम प्रकृति को दोष मानेंगे तो ये समझ लो कि स्त्री को कष्ट रहेगा ही रहेगा। स्त्री पूर्ण प्रकृति कहलाती है। अगर स्त्रियों को प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आपने प्रकृति को दूषित किया है। पर अभी तक तो यही कंफ्यूजन फैला हुआ है कि हम प्रकृति को बेनिफिट कर रहे हैं इस एक्टिविटी से या दूषित कर रहे हैं। पेड़ लगाओ का अभियान चला रहे हैं, ग्लोबली ये एक मुहिम चलाई जाती है, ये सोचते हुए। कौन सा पेड़, जब तक बिना समझ के, हाँ। जब तक ये नहीं समझोगे कि कौन सा पेड़ कहाँ लगाना चाहिए, वो नहीं लगाएंगे, तब तक सिर्फ नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और आप कह रहे हैं कि घास पित्त दोष, वात और कफ दोष को ठीक करती है, और कफ दोष को कम करती है। तो हम घास को अगर आप तो देखो तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे बहुत चल रहा था ग्रास, व्हीट ग्रास जूस पीने का बहुत चक्कर चला था। तो व्हीट ग्रास इतना फायदा नहीं करेगी, क्योंकि वो व्हीट ग्रास कुछ लोगों को फायदा करेगी। यहाँ पर बिना प्रकृति देखे अगर आप चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, जैसे लौकी है, लौकी का जूस है, सबको फायदा नहीं करता है, बहुतों को नुकसान भी करता है। क्यों नहीं करेगा? जिसका वायु तत्व प्रधान है, अगर उसको आप लौकी का जूस दोगे तो वो उसको नुकसान करेगा ही करेगा, गारंटी है। पर हम क्योंकि दोष देखते हैं तो हमें तत्वों की बात समझ में नहीं आती है। अच्छा, जो नुकसान है वो शरीर के किसी भी लेयर को हो सकता है,
हम सिर्फ अगर फिजिकल 5 लेयर की लेयर बात है, कर रहे हैं, 5 लेयर है, 5 पांचों में से किसी को भी हो सकता है। और इसीलिए एशोपैथी, एक नया सिस्टम आया है एशोपैथी, एशोपैथी। जिसमें तत्वों के आधार पर सारा का सारा काम किया जाता है, यानी पंचभूत के आधार पर, पंच महाभूत के आधार पर। पंचभूत और पंच महाभूत, मतलब पंचभूत हम लोग, पंच महाभूत जो है हम लोग जो है, मतलब एशोपैथी वाले जो है वो पंच महाभूत को ना मान करके 5 पंच शरीर को मानते हैं। अच्छा, वो पंच लेयर्स, जो 5 लेयर्स आप बॉडी की बता रहे हैं, उसको मानते हैं और उसी को ठीक करने के लिए काम करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम ये एशोपैथी में उन 5 शरीरों में से दोष प्रॉब्लम किस शरीर में है ये आइडेंटिफाई हो जाता है। 5 लेयर में से कौन सी लेयर में प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिफाई करके उस लेयर को हील करने का और फिर उस लेयर के हिसाब से ट्रीटमेंट करा जाता है। ओके, एशोपैथी में। और इसमें आप लोग ऊर्जा को भी यूज कर रहे होंगे, जैसे आपने बताया कि पंचभूत के साथ प्रकृति ने हमें ऊर्जा भी दी है, एनर्जी जिसे हम तो आपका हार्ट जनरेट कर रहा है ना, वो हार्ट हमारा जनरेट करता ही है, बस तो उसका यूज करेंगे। उसको यूज करेंगे। हाँ, एशोपैथी का यही कमाल है कि जो कुछ आपको दिया हुआ है, प्रकृति, जिसको प्रकृति कहा गया है, जो कुछ आपको दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक तो किसी भी पैथी में, चाहे वो नेचुरोपैथी भी क्यों ना हो, अगर मैं आपकी बात से समझती हूँ तो हम किसी भी पैथी में पूरी तरह से प्रकृति को उपयोग नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे हमें पता ही प्रकृति का उपयोग तो हम कर ही नहीं रहे थे, हम तो डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे, दोषों का इस्तेमाल कर रहे थे। मिक्सिंग करके, जैसे हम मिट्टी में पानी मिला देंगे या पानी में हीट मिला देंगे और उसको हम यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली दोष आएगा ही आएगा, जिस वजह से एक मुसीबत सी बन गई है अपनी हेल्थ को मेंटेन करना पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, जो कि बहुत ही नेचुरल सा कंपोनेंट है हेल्थ। तो अश्विनी जी, आज जो आपने कंफ्यूजन्स हटाए हैं 5 तत्व और 3 दोषों के बारे में, इससे हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। टीम एंड को एक दिशा मिली, एक नई दिशा मिली आपकी इस ये एक वाक्य, ये टीम एंड नहीं है, टीम एंड है जी। आप जो शब्द बोलते हो एंड बोलते हो, एंड का मतलब खत्म हो जाना होता है, ये एंड है, एंड का मतलब जुड़ना, ज्वाइन, एंड AND एंड। ओके, टीम एंड की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और एशोपैथी जो अब आप बता रहे हैं कि एक सॉल्यूशन आया है, पूरी पैथीज को हम एक तरफ रख के एशोपैथी को यूज़ कर सकते हैं 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे आपसे डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। इसी क्वेश्चन ने मुझे मोटिवेट किया था नेचुरोपैथी की तरफ जाने को, जबकि मेरे पास एक वेल सेटल्ड करियर IT इंजीनियर के तौर पर था। वो ये कि जब एनिमल्स, बर्ड्स अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, जब उनके पास कोई ख़ास नो हाउ नहीं है, कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई डिसीजन पावर नहीं है बहुत ज़्यादा, तब भी वो अगर अपने आप को हेल्दी रख पाते हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी बीमार रहने लगती है। इवन चाइल्ड बर्थ जैसी नेचुरल चीज़ फीमेल की हेल्थ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर जाती है। इन क्वेश्चंस का आंसर मैंने नेचुरोपैथी में ढूंढना शुरू किया, जिसको आज एक नई डायमेंशन मिली है। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जो कि एंकर कोच डिजिटल लिविंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उनसे बात करके, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि पहले नेचुरोपैथी से पहले नेचर को समझो, आयुर्वेद को जानो। और नेचर पंचभूत देती है, पर पंच महाभूत से बनी है। पंच महाभूत से फीमेल कुछ नहीं बना पाती, उसे पंचभूत से ही वो बना पाती है। और क्योंकि फीमेल को प्रकृति कहा गया है, और फीमेल ने
लिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं पंचभूत, जिन प्रोडक्ट्स को हम नेचुरोपैथी में यूज़ करते हैं, जैसे मिट्टी है, हवा है, धूप है, पानी है, इवन हम फास्टिंग को यूज़ करते हैं जिससे हम शरीर के तत्वों को बैलेंस कर पाएँ। लेकिन जैसे मैंने कहा शरीर, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 5 तत्व, पर ये 5 तत्व 5 लेयर्स हैं, और इन 5 लेयर्स में से कौन सी लेयर डिस्टर्ब्ड है पहले ये जानना ज़रूरी है। और अगर मैं किसी पंच महाभूतों को मिक्स करके प्रोडक्ट बना के, कुछ डिवाइस बना के यूज़ करने की कोशिश करूँगी, ट्रीटमेंट करने की कोशिश करूँगी, तो उसमें दोष डेफिनेटली आएगा ही, जो हमें आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेद दोषों की बात इसलिए करते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि वो प्रकृति के दोषों को ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जड़ी बूटियाँ, और जैसे कि पृथ्वी भी एक दोष है। जल पे जब गाय जम गई और वो जमते जमते पृथ्वी बन गई, तो दोष जो उत्पन्न हुए उनको हम यूज़ कर पाते हैं जड़ी बूटी के फॉर्म में आयुर्वेद में, और पंचभूतों को ही मिक्सिंग करके हम यूज़ करते हैं नेचुरोपैथी में। इसीलिए हम फुल प्रूफ सॉल्यूशन अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे थे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, जबकि एक्चुअली शरीर की 5 लेयर्स को जानना ज़रूरी है, और इन 5 लेयर्स में से एग्जैक्टली कौन सी लेयर डिस्टर्ब्ड है ये समझना ज़रूरी है, और जो लेयर डिस्टर्ब्ड है उसी को ट्रीट करना होगा यूजिंग पंचभूत और पंचमहाभूत, whatever we are able to। जैसे अभी अश्विनी जी ने बताया कि एशोपैथी के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं पंचभूत और पंचमहाभूत, यानी कि whatever is existing in nature, whatever जो भी कुछ है जिससे नेचर बनी है, हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे महाविष्णु जी ने पंच महाभूतों को यूज़ किया और उन्होंने बनाई प्रकृति, नेचर, और नेचर ने दिए पंचभूत जिनको हम देखते हैं, यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए यूजेबल हैं, जिनको अभी तक हम 5 तत्वों के नाम से समझ रहे थे, बट दीज आर नॉट 5 तत्व। 5 तत्व हैं शरीर की 5 लेयर्स, पंचभूत हैं वो 5 प्रोडक्ट्स जो हमें आमतौर पे दिखते हैं या हम महसूस कर पाते हैं, और पंच महाभूत हैं जिनसे बनी है ये प्रकृति, जिनको यूज़ कर सकता है महाविष्णु या पुरुष, इन्हें यूज़ कर सकता है, शायद ब्रह्मा जी ने यूज़ किया, उन्होंने अपने जैसी एक कॉपी बनाई, नारद जी जिन्हें कहा गया मानस पुत्र उन्हें कहा गया, ब्रह्मा क्रिएटेड हिज ओन कॉपी यूजिंग पंच महाभूत, और अपने जैसे उन्होंने कई मेल्स बनाए, अपनी ही कॉपी बनाई। उसके बाद उन्होंने फीमेल बनाई, और फीमेल ना, अब हम देखते हैं कि फीमेल डिलीवर करती है चाइल्ड, बट फीमेल लेती है चाइल्ड मेल से, और मेल फीमेल को पंच महाभूतों से बना हुआ ही एक कंपोनेंट देता है, जो फीमेल के पास आके पंचभूत से बना हुआ एक प्रोडक्ट बनता है, जो अल्टीमेटली एक चाइल्ड डेवलप होता है जिससे, और उसको हम फीमेल डिलीवर करती है, जिसको हम एक न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। सृष्टि को समझना बड़ा काम है, लंबा काम है, इसको आगे हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। टीम एंड AND एंड यानी कि एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथी डेवलपर्स इसके लिए लगातार काम करती रहेगी। मैं इनवाइट करती हूँ सभी हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को, वॉलंटियर्स को, कि आप टीम एंड को ज्वाइन करें, और इसमें अपने जो भी आपका नो हाउ है, जो भी आपकी लर्निंग है, इसको यूज़ करके हम ढूंढें डिजीज़ेस के सॉल्यूशंस, बीमारियों के सॉल्यूशंस, नेचर ने हमें क्या दिया है उसी को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये एक्सप्लोर करें, और हमें क्या नहीं करना है ये भी समझें, क्योंकि पेड़ लगाओ अभियान भी हमारी पृथ्वी के लिए हार्मफुल हो सकता है ये बताया अश्विनी जी ने, क्योंकि कहाँ कौन सी पृथ्वी का कौन सा एरिया, कौन से पेड़, कौन सी जड़ी बूटी या कौन सी कल्टीवेशन के लिए सर्वोत्तम है, ये प्रकृति समझ सकती है, हम नहीं। इसलिए हम पेड़ लगाओ अभियान को अगर अंधाधुंध यूं ही चलाते रहेंगे तो सिर्फ पॉल्यूशन बढ़ाएंगे पृथ्वी पर, पृथ्वी का में दोष उत्पन्न होंगे, जिससे बीमारियां और फैलेंगी, घटेंगी नहीं। देसी दूध
दूब, जिसे हम देसी घास कहते हैं, इसके बारे में आज अश्विनी जी ने बताया कि इसको भारतीय संस्कृति में हम पूजनीय तो मानते रहे हैं, लेकिन ये पूजनीय क्यों है ये मुझे आज तक नहीं से पता था। ये कफ और वात दोष को दूर करने की में हेल्पफुल होती है। इसमें इतनी एफिशिएंसी है देसी दूब में, देसी घास में, कि इससे वात और कफ दोष को दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। क्योंकि पित्त दोष उत्पन्न इसीलिए होता है, सूर्य की अग्नि पृथ्वी तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आपने इतने पेड़ लगा दिए हैं कि पृथ्वी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा जो प्रकाश से चाहिए, और अल्टीमेटली बीमारियां, पित्त दोष उसकी वजह से फैलता है। सॉल्यूशंस पर काम करना अब ज़रूरी है, समय आ चुका है। आज 13 जून 2021, 13 जून 2021 एक बहुत खास दिन है, क्योंकि आज से प्रैक्टिकल सनातनता इम्प्लीमेंट होने का काम शुरू हो रहा है। प्रैक्टिकल सनातनता यानी कि लिविंग यंग एवर, हमेशा वैसे ही बने रहना जैसे आप हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप 5 तत्वों को समझें और उनको ठीक रखना सीखें। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर निधि कंसल आज के लिए इजाज़त चाहेगी। प्रणाम।